18 अक्टूबर को बायो का टेस्ट है, तो 18 अक्टूबर तो बहुत दूर है यार अभी। भाई ये जो संडे कितनी तारीख का है भाई? आज तारीख है कितनी? 5। 5 ही है ना आज? लगभग 11 तारीख को, हाँ तो 11 तारीख को टेस्ट है भाई शायद। 11 अक्टूबर को संडे है। एक बार देख लेना भाई, उसमें देख लेना प्लानर में, हो सकता है मैं गलत हूँ। 11 अक्टूबर को टेस्ट है या नहीं है बायो का, देख लेना मुझे, आई डोंट नो। 11 को नहीं है? चलो जब भी होगा टेस्ट, उसमें है ना वो ये कंप्लीट आने वाला है, ठीक है, ये याद रखना कि ये कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तुम्हारा आएगा। क्योंकि ये आज या कल में अपन कंप्लीट कर लेंगे, और कल इसके डीपीपी डिस्कशन भी हो जाएगा अपना, ठीक है। डीपीपीज भी मैं तुमको भेज दूंगा। तो एब्जॉर्प्शन, अच्छा, जो बंसल के जो मॉड्यूल मिले हैं तुमको 11th क्लास के, उसमें से क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भाई? तो हम यहाँ पे थे भाई, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स की बात करते हैं। देखो, फैट का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तुम लोग सारे लोग जानते हो क्या होगा कि बाइल जूस से जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे 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 उनको उसमें तोड़ दिया जाएगा भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनका ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बोलो। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। अच्छा, बाइल जूस ने फैट का इमल्सिफिकेशन किया, मतलब बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइल जूस ने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, तो उससे बना क्या भाई? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से क्या बना भाई? जल्दी बताओ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से क्या बनेगा? मिसेल्स बनेंगे। मिसेल्स की स्पेलिंग, एक मिनट, हाँ। मिसेल्स बनेंगे, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल जो फैट के बने हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं भाई? मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन मिसेल्स का क्या होगा भाई? ये मिसेल्स जो है, ये मिसेल्स कहाँ जाएंगे भाई? जो एपिथीलियम लेयर है इंटेस्टाइन की, जो एपिथीलियल लेयर है उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे। उसके अंदर एब्जॉर्ब होके इनमें मॉडिफिकेशन होगा। ये मिसेल्स जो है प्रोटीन के अंदर बाउंड हो जाएंगे। जैसे सपोज ये मिसेल है, ये क्या है? एक मिसेल है, ठीक है। अब इस मिसेल के ऊपर क्या होगा? प्रोटीन की कवरिंग लग जाएगी भाई, ठीक है। ये मिसेल क्या हुआ? एक प्रोटीन कोट के अंदर पैक हो गया, ठीक है। अब इस मिसेल को अपन क्या बोलेंगे भाई? मिसेल विथ प्रोटीन कोट, यहां पे लिख दूं, मिसेल विथ प्रोटीन कोट, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रोन जो होते हैं, ये काइलोमाइक्रोन कहाँ जाते हैं भाई? लैक्टियल्स। इन काइलोमाइक्रोन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है भाई? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स के थ्रू ये कहाँ तक जाते हैं? लिवर तक जाते हैं। लिवर में इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, लिवर में इनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है। उसके बाद ये
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये फिर वापस ब्लड में डाल दिए जाते हैं। फिर जहां इनकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? बोलो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? यस और नो बोलो। ओके, चलो एक बार तुमको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से और दिखाता हूं। देखो ये क्या अपने पास बड़े बड़े फैटी एसिड्स हैं, ये क्या है, बड़े बड़े फैटी एसिड्स हैं अपने पास, है ना, बड़े बड़े फैटी एसिड्स हैं। इन बड़े बड़े फैटी एसिड्स को क्या किया गया भाई, इमल्सन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इमल्सन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये इमल्सन में, इन इमल्सन के ऊपर क्या हुआ, इन इमल्सन, हाँ इनको इमल्सन इमल्सन इमल्सिफिकेशन कर दिया गया इनका। इमल्सिफिकेशन के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो गए भाई, मिसेल्स में कन्वर्ट हो गए भाई। ठीक है, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स जो होते हैं रिजल्टिंग टू फॉर्म फ्रॉम द फैट डाइजेशन लीव्स मिसल एंड एंटर एपिथेलियल सेल्स। मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल, देखो मोनोग्लिसराइड तो मोनोग्लिसराइड ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होता। बड़े बड़े जो फैटी एसिड्स होते हैं, उन बड़े बड़े फैटी एसिड्स जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनका इमल्सिफिकेशन किया जाता है, इमल्सन बनाया जाता है। इमल्सन के थ्रू उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई, मिसेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो भाई? फिर उन वो मिसेल्स कहाँ होते हैं भाई, वो मिसेल्स कहाँ गए, देखो एपिथेलियम लेयर है ये एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम लेयर है भाई, इसमें विलाइज बनी हुई है। इन विलाइज के थ्रू ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियम लेयर में एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ भाई, एब्जॉर्ब होने के बाद इनकी पैकिंग हुई, इनको प्रोटीन के अंदर पैक कर दिया गया भाई, प्रोटीन कोड के अंदर पैक कर दिया गया। और प्रोटीन पैक के कोड के अंदर पैक करके इनको क्या बोला गया, काइलोमाइक्रोन्स। ये देखो फैटी ग्लोब्यूल्स जो थे उनको प्रोटीन के साथ कंबाइन किया गया, कंबाइन करके उन्होंने क्या बना दिया, काइलोमाइक्रोन्स इनसाइड द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के अंदर इनको काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। किन की सेल्स में भाई, एपिथेलियल सेल के अंदर। इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर मिसेल्स एब्जॉर्ब हुए, और जो एपिथेलियल सेल्स की जो गोल्जी बॉडीज थी, उन गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, उन मिसेल्स के साथ, उन मिसेल्स के ऊपर प्रोटीन का कोट चढ़ा दिया और उनको क्या बना दिया, काइलोमाइक्रोन। फिर ये काइलोमाइक्रोन जो है इंटेस्टाइन की वॉल से निकल करके कहाँ आ गए भाई, लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। ठीक है, और फिर लिम्फ के थ्रू ये क्या हुआ, इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंटेस्टाइन से इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। पूरा समझ में आया या नहीं आया बताओ, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बोलो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। गूगल से उठाए हुए डायग्राम से, ये बहुत अच्छा डायग्राम है ये। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मैंने छोड़ दी वो है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, देखो वैसे तो मैं याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि भाई जो अपने मिसल्स होते हैं ना, मिसल्स मिसल्स होते हैं और जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, जो अपनी एपिथेलियल सेल जो होती है उस एपिथेलियल सेल्स के अंदर उनको उनका ट्राइग्लिसराइड बना दिया जाता है। मतलब मोनोग्लिसराइड जो होते हैं उनको ज्वाइन कर करके क्या कर देते हैं, ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब एक शुगर, उनको क्या कर दिया भाई, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, मोनोग्लिसराइड मतलब एक फैट मॉलिक्यूल, उनको क्या किया भाई, तीन फैट मॉलिक्यूल को कंबाइन कर करके उनका ट्राइग्लिसराइड बना दिया। और ट्राइग्लिसराइड को फिर क्या क्या करते हैं भाई, प्रोटीन कोड के अंदर पैक करते हैं। ठीक, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड विद प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज मिसेल। एक्चुअली ये है, समझ में आई बात, कि ट्राइग्लिसराइड विद प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अगर तुम नहीं भी याद रखोगे इस पॉइंट को तो चलेगा, कोई बात नहीं। तुम्हें इतना याद रखना है कि मिसल्स मिसल्स क्या कहाँ जाते हैं, मिसल्स एपिथेलियल सेल के अंदर जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स की गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं भाई, उनके ऊपर प्रोटीन का कोट चढ़ा देती हैं। फिर उसको अपन काइलोमाइक्रोन बोलने लग जाते हैं। काइलोमाइक्रोन को क्या किया जाता है भाई, काइलोमाइक्रोन को फिर भाई सेल से बाहर निकाल करके लैक्टियल्स में डाल दिया जाता है ना, लैक्टियल या लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ कैपिलरीज में डाल दिया जाता है। लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू वो ट्रेवल करते हैं। समझ में आया? हाँ, मिसेल्स को प्रोटीन से कवर किया तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, काइलोमाइक्रोन। जो मिसेल्स हैं उनको प्रोटीन से कवर किया तो उनको हमने क्या बोला भाई, काइलोमाइक्रोन। ठीक है देवेश?
ठीक है देवेश। आस्था पूछ रही है कि भाई प्रोटीन कोट क्यों करते हैं भाई। उनके ऊपर प्रोटीन की लेयर इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके और आगे उनकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो सके। ठीक है, इसलिए उनके ऊपर प्रोटीन कोट चढ़ाया जाता है। ओके, चलो आगे चलें। तो देखो यहां पर आकर के अपना एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म हो गया, इधर तक अपना एब्जॉर्प्शन कंप्लीट है। ठीक है, यहां तक अपना एब्जॉर्प्शन जो है कंप्लीट है। अब आगे क्या करना है भाई, आगे क्या पढ़ना है अपने को, आगे देखो भाई, ये समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अलग अलग इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में, अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में जो जो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं उसकी ये समरी है। ठीक है, देखो अब अपन माउथ से शुरू करते हैं। तो डाइजेशन का जितना भी पार्ट है अपना, जो भी पोर्शन अपन पढ़ के आए हैं, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे अपन माउथ की बात करें तो माउथ में क्या होते हैं भाई, माउथ में कुछ ड्रग्स, ठीक है, जो अपनी ओरल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पे कुछ ड्रग्स मतलब कुछ दवाइयां एब्जॉर्ब होती है माउथ के अंदर, लोअर साइड ऑफ टंग के अंदर। और ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग में, माउथ में जो ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग है वो, और जो ओरल म्यूकोसा है वो, उसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होता है और कुछ मेजर चीज इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती माउथ के अंदर। ठीक है, जैसे ड्रग में अगर अपन बात करें, जैसे अपन बोलते हैं साइनाइड एक जहर होता है। ठीक है, वो माउथ में रख के इंसान क्यों मर जाता है भाई, ऐसा बोलते हैं ना कि साइनाइड को अगर माउथ में रखो तो मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई उसका एब्जॉर्प्शन भाई ओरल म्यूकोसा के अंदर ही होने लगता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अपन बात करें स्टमक की। तो स्टमक में क्या होता है, देखो स्टमक में सिंपली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल शुगर जो होती है, सिंपल शुगर मतलब, बताओ भाई सिंपल शुगर का मतलब क्या? एग्जाम्पल दो सिंपल शुगर का, जल्दी बोलो। सिंपल शुगर का एग्जाम्पल दो। गलत है हिमांशु। और सबसे सिंपलेस्ट शुगर का एग्जांपल दो मुझे, सिंपलेस्ट शुगर का एग्जांपल दो। ग्लूकोज, एग्जैक्टली, जयेश ने सही आंसर दिया है। देखो स्टार्च, मोनोसेकेराइड्स, फ्रक्टोस, मैं मानता हूँ भाई सिंपल शुगर है, लेकिन जो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है भाई, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज है ना भाई। सबसे पहले जो आंसर उसने दिया था, जयेश ने दिया था, फिर उसके बाद आस्था, अपूर्व, अभिषेक, इन सबके आंसर सेम। ठीक है, स्टार्च तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता ही नहीं है भाई। स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है भाई ग्लूकोज में, तब जाकर के एब्जॉर्ब होता है। तो वही है। तो जो सिंपलेस्ट शुगर है भाई, जो ग्लूकोज है भाई, जो ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर के जो ग्लूकोज है, अपन ने डायरेक्ट ग्लूकोज लिया है, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वो अपने स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब होता है अपने स्टमक में। एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है अपने स्टमक में। एल्कोहल अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अच्छा, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। देखो ये प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, यहीं पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो होता है डाइजेशन का, जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनना, ठीक है, स्टार्च से या शुगर से, कॉम्प्लिकेटेड शुगर से सिंपलेस्ट शुगर ग्लूकोज का बनना, ठीक है, फैट्स और लिपिड्स का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना। ठीक, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं भाई? ये सारी चीजें अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के होती हैं। और यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर जो होती है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर होती है, उसी में इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ब्लड में या फिर लिम्फ में जाकर के ये मिल जाते हैं। जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे ब्लड में या लिम्फ में जाकर के मिल जाते हैं एब्जॉर्ब होकर के, और वहां से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आया भाई? से यस और नो, से यस और नो। बाकी तुमको पता ही है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, मुबासरा क्या पूछ रही है, क्या फाउंड इन मिल्क? मुबासरा क्या पूछा था तूने?
व्हाट इज फाउंड इन मिल्क? क्या फाउंड इन मिल्क? इज फाउंड इन मिल्क व्हाट? वासरा बेटा बोल, पूरा सेंटेंस नहीं आया तेरे पास, इज फाउंड इन मिल्क आया है केवल, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, बिल्कुल मिलता है। देख जयेश, ऐसा है कि ग्लूकोज अपन डायरेक्टली कैसे लेते हैं भाई? ग्लूकोज के डब्बे आते हैं, ग्लूकोन डी, वो प्योर ग्लूकोज है, ठीक है। और किस फूड मटेरियल में देखो ग्लूकोज किसके अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट है ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे गूगल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे, तो वो तुम भी कर सकते हो। बाकी फ्रक्टोज मैं बता सकता हूँ, जैसे सीताफल होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, चीकू जो होता है, चीकू, चीकू में भी फ्रक्टोज होता है। ठीक है जयेश, ओके। अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो किसी चीज का चलता नहीं है। हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, कुछ मिनरल्स का, कुछ विटामिन का और कुछ ड्रग्स का। ठीक है, ड्रग्स से मतलब यहाँ दवाइयां हैं, ठीक है। जो सुशांत केस में आजकल ड्रग की बात चल रही है वो ड्रग नहीं है ना, कोकीन स्मैक वगैरह, वो ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं अपन। ड्रग्स का एक मीनिंग दवाइयां भी होता है, ठीक है ना। ड्रग का एक मीनिंग चरस गांजे की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, कौन से विटामिन कौन से मिनरल्स मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, ये मैं तुमको आज भेजूंगा, तो चिल रहो, ये सारी चीजें मैं तुमको भेजूंगा, तुम्हें अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, इसमें चार्ट में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, साफ साफ जो लिखा हुआ है वही मैंने तुमको बताया हुआ है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? आगे बढ़े। क्या बोल रही है मुबासरा? मुबासरा क्या बोल रही है? एक मिनट, हाँ। हाँ बोल। सर आपने पूछे ना सबको समझ में आया क्या, तो मैं बोल रही सर मुझे समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो केवल सर लिखा ना, तो मैंने पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रही है, क्या है। ओके नो सर। ओके 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 ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो एसिमिलेशन, अब अपना मतलब जो डाइजेशन की, देखो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। जयेश कोई दिक्कत है? जयेश कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल। देखो आगे अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अगली बात जो मैं करने वाला हूं वो क्या है भाई? एसिमिलेशन की है। देखो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई? इंजेशन पढ़ा, इंजेशन के बाद डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन के बाद अपन ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा। अब ये चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन होता क्या है? एक मिनट, हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ लाइट चली गई थी मेरे, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन होता क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बताया था कि मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ मूवमेंट की जगह अपन ट्रांसपोर्टेशन लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मूवमेंट की जगह ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें, एसिमिलेशन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन सेल्स तक,
है ना, बॉडी की सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एसिमुलेशन। वहां पर होता क्या है एसिमुलेशन में? एसिमुलेशन में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल यूटिलाइज करती है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में यूटिलाइज होता है भाई? रेस्पिरेशन में, जो कि एनर्जी प्रोवाइड होता है करता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स किस में? अमीनो एसिड नए प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं। नए प्रोटीन से अपना बॉडी स्ट्रक्चर, नए सेल्स बनते हैं, जैसे आरबीसीज बन गई, या सपोज अपने कहीं घाव हो गया, आपने कहीं लग गई, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो घाव हमेशा जिंदगी भर के लिए रहता है, वो घाव फिल हो जाता है भाई, फिल हो जाता है ना वो घाव, हील हो जाता है, सॉरी फिल नहीं, हील हो जाता है वो घाव। कैसे हील होता है भाई? कि वहां की सेल्स डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं और उस घाव को क्या है, कवर कर लेते हैं, पूरा घाव जो है ठीक हो जाता है, अपना स्किन वगैरह सब अपनी वापस आ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस तरीके से होता है कि भाई वहां के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके उन्होंने नए सेल्स बनाने, तो नए सेल्स बनाने के लिए भाई प्रोटीन फैट्स वगैरह लगेंगे। तो वो जो डाइजेस्टेड फैट, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फैट, अमीनो एसिड्स वगैरह जो थे ना, वो सारे के सारे वहां आए, वहां आकर के जुड़ करके उन्होंने अपने हिसाब का प्रोटीन बनाया, जो प्रोटीन वहां पे रिक्वायरमेंट थी वो प्रोटीन बनाया, और उससे क्या हुआ, अपना घाव ठीक हो गया, नए सेल्स बन गए, ठीक है। जैसे तुम बाल कटवाते हो, हेयर कट करवाते हो, हेयर कट के बाद बाल वापस से बड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं बाल वापस से बड़े, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे है ना वो प्रोटीन आकर के बन रही है बार बार, जो हेयर हेयर बनाती है वो वाली प्रोटीन बन रही है ना। अपनी बॉडी में कोई भी करेक्टर प्रोटीन के टर्म में एक्सप्रेस होता है, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? बोलो, से यस और नो। बात समझ में आ रही है? हाँ ना करते रहा करो यार, अच्छा लगता है। बोलो, हेलो। भाई आवाज तो आ रही है क्या मेरी? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ना करते रहा करो, उससे मुझे लगे कि भाई मेरी आवाज तुम लोगों तक आ रही है, क्योंकि मैंने तुम सबको म्यूट किया हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं भाई? एसिमुलेशन। अच्छा, मेरी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है? अरे एक्चुअली क्या है कि लाइट चली गई है, तो वही जो मेरा वाईफाई कनेक्शन था वो हो गया बंद। इस वक्त मोबाइल के डेटा से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो मोबाइल का डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। अभी भी अब ब्रेक हो रही है क्या आवाज? ओहो, वॉइस ब्रेक हो रही है। हम्म। डेटा स्पीड थोड़ी सी कम है, डेटा स्पीड थोड़ी सी कम आ रही है। मैं एक मिनट में है ना फोन को बाहर ही रख देता हूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी वॉइस सही आ रही है? चलो आगे देखते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन का मतलब सभी लोग समझ गए। देखो, एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन में जनरली कंफ्यूज रहते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि भाई डाइजेस्टेड, हेलो, अभी वॉइस आ रही है मेरी? आस्था, वॉइस आ रही है क्या? से यस और नो, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? अभी क्लियर है? चलो फिर आगे देखो। यार कुछ बच्चे बोल रहे हैं आ रहे हैं, आ रही है, कुछ बोल रहे हैं नहीं आ रही है। नीरज मना कर रहा है अभी। नीरज, अब तेरे यहाँ से कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। ओके ओके ओके, आगे देखो। एसिमुलेशन समझ में आया भाई?
जनरली एसिमिलेशन और उसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को एब्जॉर्प्शन में। एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में जनरली कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्प्शन तो क्या है कि डाइजेस्टेड मटेरियल जो है उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या है, उस डाइजेस्टेड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है, और वहां पर उस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। समझ में आया? अच्छा देखो 10 मिनट बचे हैं, सभी को रिज्वाइन करना है। लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट बाद मैं रिकनेक्ट करूंगा सेम लिंक से, तो सभी लोग वापस आएंगे, ठीक है। तो आज अपन ये चैप्टर जो है कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया भाई? एसिमुलेशन समझ में आया सभी को? आगे देखो, आगे देखो, लास्ट अपना स्टेप है इजेशन, जो 5वां स्टेप है। मैंने 5 स्टेप बताए थे भाई। ह्यूमन डाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमुलेशन, और फिफ्थ इजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है? देखो अपनी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आ गया भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया और लगभग एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी बताया तो, यश वापस से बता तो दिया, एसिमुलेशन वापस से बता तो दिया एक बार। देखो एसिमुलेशन क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में आया है, ठीक है, वो फूड कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ तक, टारगेट साइट तक, जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस सेल को जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वहां पर उस सेल में वो यूटिलाइज हो जाएगा। इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, एसिमुलेशन। डेफिनेशन भाई ये लिखी हुई है पीछे, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, assimilation is the transportation of digested food molecules into the cells of the body where they are used। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज जैसे रेस्पिरेशन में यूज होता है, सभी सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है जिससे एनर्जी मिले। अमीनो एसिड्स नए प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं, तो ये एसिमुलेशन। अपन बात कर रहे थे इजेशन की। अपन बात कर रहे हैं भाई इजेशन की। देखो अगर किसी को वॉइस ब्रेक आ रही है ना बहुत ज्यादा, तो उसके यहाँ से नेटवर्क इशू है। तो क्या करना भाई, ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं तुमको पोस्ट करूंगा ना, तब वहां पर जहां जहां तुमको ब्रेक्ड वॉइस आ रही है ना, उधर उधर ये लेक्चर वापस से सुन लेना, ठीक है। ऐसा कर सकते हो ना? ये देखो इजेशन की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। अपन इजेशन की बात कर रहे थे, तो देखो क्या होता है कि अपना जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, क्या होगा भाई कि अपना वो जो फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली डाइजेशन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जरूर होता है। मैंने तुमको बताया था किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जस्ट अभी बताया, बोलो जल्दी से, लार्ज इंटेस्टाइन में किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो जो एक्सेस वाटर होता है वो, बिल्कुल वाटर, मिनरल, ड्रग्स और विटामिन का ये बताया था। तो देखो क्या क्या चीजें एब्जॉर्व हो रही हैं, एक्सेस वाटर एब्जॉर्व हो रहा है भाई, एक्सेस वाटर एब्जॉर्व हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्व हो रहे हैं, आयंस एब्जॉर्व हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वाटर मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में ये सारी चीजें वापस से रीएब्जॉर्व हो रही हैं, ठीक है। तो जो इन चीजों के रीएब्जॉर्व होने के बाद, इन चीजों के रीएब्जॉर्व होने के बाद जो अपने पास बचता है, जो अपनी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज बचती है, वो क्या बचता है भाई, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है।
उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम फीकस बोलते हैं। ठीक है, फीकस जो है रेक्टम में स्टोर होता है जाकर के। फीकस कहाँ स्टोर होगा भाई? रेक्टम में स्टोर होगा जाकर के। धीरे धीरे करके रेक्टम में इकट्ठा होता है। जब रेक्टम फुल हो जाता है एंड व्हेन वी आर रेडी टू गो टू द टॉयलेट, तब तक वो उसमें स्टोर रहता है और उसके बाद उसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है अपनी बॉडी से। एनस के थ्रू अपनी बॉडी से उसको फीकस की फॉर्म में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीफिकेशन। ठीक है, जैसे ही रेक्टम फुल हो जाता है तो ये एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बचा हुआ है वो अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं भाई? डीफिकेशन बोलते हैं। समझ में आया? बोलो भाई, लोगों सबको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, और ये जो डीफिकेशन की प्रोसेस है इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? ईजेशन। ठीक है, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड from the rectum through the anus in the form of feces is called as egestion। है ना? शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं कि defecation is called as egestion। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अपन ये बोल सकते हैं कि defecation is called as egestion। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे अपन बात करते हैं। ओके, अब क्या होता है कि अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन वाला जो पार्ट है, उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो अपन को नुकसान नहीं पहुंचाता कुछ भी। ठीक है, जो अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा हुआ है उससे वो खुद का न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उससे क्या करता है? वो खुद का न्यूट्रिशन लेता है, उससे वो खुद का न्यूट्रिशन डराइव करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि भाई वो जब अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसमें से, तो उसमें से वो क्या करता है भाई? उसमें उसमें वो विटामिन B12, विटामिन के, थायमिन और राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन प्रोड्यूस कर देता है। ये 3-4 जो विटामिन जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये विटामिन कौन प्रोड्यूस करता है भाई? एक बैक्टीरियम होता है इकोलाई। इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में, अपने कोलोन में रहता है सिम्बायोटिकली, अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता। उल्टा वो क्या करता है कि भाई अपने अनडाइजेस्टेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेता है और उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन B12, विटामिन के, थायमिन और राइबोफ्लेविन। ये सारी चीजें वो प्रोड्यूस करता है जो कि कोलोन में एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई कौन सा विटामिन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और उसमें अक्सर अपने को ऑप्शन मिलता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के ऐसा विटामिन है जो कि अपने को क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होता है। ठीक, तो अगर कुछ ना भी तुम याद रख पाओ तो इतना याद रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और विटामिन के जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन चल रहा है? वाटर एंड विटामिन के। समझ में आया? जल्दी बोलो, से यस और नो। इजेशन तक सभी को समझ में आ गया? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। इजेशन तक सबको समझ में आ गया है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अपने को एक छोटा सा टॉपिक है। ओके 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 ओके, इसके बाद देखो अपना एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, कैलोरिफिक वैल्यू। तो ये मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर लिख करके समझाऊंगा कि भाई सबसे पहले कैलोरिफिक वैल्यू होती क्या है ना? क्या कोई जानता है कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में? बताओ जल्दी से, क्या कोई कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में जानता है या नहीं जानता? व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू? नहीं पता? ये उल्टे सीधे आंसर मत दिया करो। आस्था लास्ट पॉइंट कौन सा बोल रही है? कौन सा लास्ट पॉइंट रिपीट करने के लिए बोल रही है? इजेशन में? आस्था इजेशन, ओके ओके ओके, एक मिनट पहले वो कर लेते हैं। देखो
अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला पार्ट है, उस कोलोन वाले पार्ट में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको अपन बोलते हैं ई कोलाई। उस बैक्टीरिया का नाम है ये ई कोलाई। तो वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिकली रहता है। सिम्बायोसिस का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब वो बैक्टीरिया ना हमको नुकसान पहुंचा रहा है, ना हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो भी हमको फायदा पहुंचा रहा है, हम भी उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। वो क्या करता है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल से खुद के लिए न्यूट्रिशन सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है। और उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल से हमारे लिए क्या प्रोड्यूस कर देता है? विटामिन 12, विटामिन B12, विटामिन के, थायमीन और राइबोफ्लाविन। ठीक है, जो कि कोलोन की वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पैट आता है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलोन की वॉल में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है? तो एक तो वाटर और दूसरा विटामिन के। ये ऑप्शन में जरूर जरूर मिलते हैं। ठीक है, बाकी विटामिन B12 मिले तो वो भी करना है, थायमीन और राइबोफ्लाविन मिले तो वो भी करने हैं। ये सब विटामिन हैं। क्लियर है आस्था? आस्था भी क्लियर है? ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि भाई अपन अगर 1 ग्राम फूड को अगर बर्न करें तो उससे जो एनर्जी मिलेगी अपन को, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इसकी देखो मैं डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड is called as calorific value. ठीक है, is called as calorific, is called as, एक मिनट ना। ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है ये, है ना। देखो, द हीट एनर्जी रिलीज बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब अगर अपन 1 ग्राम फूड को कंबशन करेंगे, उसको जलाएंगे, उसकी बर्निंग करेंगे, तो जो हीट एनर्जी निकलेगी, उस हीट एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, एनर्जी का मेजरमेंट अपन कैलोरीज में करते हैं। कैलोरीज में किलो कैलोरीज कैलोरीज या फिर जूल किलो जूल में अपन मेजरमेंट करते हैं। ये चीज तो जानते हो ना भाई? एनर्जी का मेजरमेंट अपन किस, एनर्जी के मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ ना बोलो जल्दी से, फिजिक्स का टॉपिक है वैसे ये, फिजिक्स में पढ़ते भी होगे तुम लोग। ओके, वेरी गुड, जानते हो तो। अब अपन को यही चीज देखनी है कि देखो, अपना अपना जो फूड मटेरियल होता है, अपने फूड मटेरियल में मेन कंटेंट क्या है? अपन अपने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बताओ जल्दी से। अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो अपन कुछ भी खा रहे हैं, क्या सबका कैलोरीफिक वैल्यू, क्या सबकी कैलोरीफिक वैल्यू एक ही आएगी? जैसे अपन ने दाल खाई, तो दाल क्या है? प्रोटीन। क्या प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू भी वही रहेगी जो कि अपन केला खाएंगे तो केले की रहेगी? ये जो केले से अपने को जो कैलोरी मिलेंगी, क्या वो सेम एनर्जी अपने को प्रोटीन से मिलेंगी? क्या वो सेम एनर्जी अपने को ग्लूकोज ग्लूकोज खाने पे, ग्लूकोन डी पीने पे मिलेंगी? बोलो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अपने न्यूट्रिशन के, अपन जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसके मेजर एलिमेंट्स क्या क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? बताओ जल्दी से। अपने फूड के मेजर कंपोजिशन क्या क्या है? बोलो जल्दी, बताया हुआ है मैंने ये, जल्दी बताओ। अपने फूड का मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? क्या क्या लेते हैं अपन फूड में? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अपन मेजरली लेते हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है दोस्तों? यस 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 यस, बिल्कुल अदिति, सही है, सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स।
ठीक है। अब जो अपने मैक्रो एलिमेंट्स क्या रहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। क्या देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाएं तो अपने को उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी कि 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने पे मिलेगी? से यस और नो? नहीं मिलेगी, तो अलग अलग मिलेंगी। बोलो, अलग अलग मिलेंगी। तुम लोग सारे मना कर रहे हो कि नहीं मिलेगी, इसका मतलब अलग अलग मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग मिलेंगी। तो इन तीनों जो अपनी अपनी डाइट के जो मेजर एलिमेंट्स हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनकी सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। कार्ब की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है भाई, कोई बता सकता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर अपन बर्न करें, अगर अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंबशन करें, तो उससे अपन को 4 किलो कैलोरी मिलेंगी। फैट के केस में कितनी होगी ये? फैट के केस में भी कितनी होगी? फैट के केस में भी सेम होती है। ठीक है। प्रोटीन के केस में कितनी होगी भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई है यहाँ पे। फैट के केस में कितनी होगी भाई? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और प्रोटीन के केस में कितनी होगी भाई? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। मतलब क्या कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंबशन अगर अपन करें तो 4 किलो कैलोरी मिलेंगी। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन का कंबशन करें तो भी 4 किलो कैलोरी मिलेंगी। वहीं 1 ग्राम फैट का कंबशन करें तो 9 किलो कैलोरी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को कौन देता है भाई? फैट देता है। ठीक है, समझ में आया? कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आई सभी को? यहां तक समझ में आया? अच्छा, तो एक बात बताओ, ये तुम्हारे सामने ये कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है सबकी, ये सारी कैलोरीफिक वैल्यू तुम्हारे सामने सबकी लिखी हुई है। जो मेजर एलिमेंट्स हमारी डाइट के हैं, उन सबकी कैलोरीफिक वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है। तो इसके बेसिस पे क्या तुम मुझे एक चीज बता सकते हो कि हमें सबसे ज्यादा इनमें से क्या चीज लेनी चाहिए? सबसे ज्यादा इनमें से हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे? फैट्स, अभिषेक बोल रहा है फैट्स। और कोई? अभिषेक चौधरी बोल रहा है फैट्स। और किसी का कोई आंसर भाई? आस्था, अदिति, तुम लोगों का कोई आंसर? हिमांशु, जयेश? अच्छा, ओके। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जयेश का आंसर। ऑल किसने दिया? यश ने दिया ऑल आंसर। हिमांशु बोल रहा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, केवल एक बच्चे का आंसर चाहिए, वो है यश। सारी चीजें अपने को बराबर चाहिए। अभिषेक शर्मा ने दिया प्रोटीन एंड कार्ब, गलत है भाई। देखो, सारी चीजें अपने को चाहिए। अगर अपन एक कोई चीज कम लेंगे ना, तो अपने अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी और डिसऑर्डर होने लगेगा। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फैटी फैट खाते रहो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक तुम घी पीते रहोगे या ऑयल खाते रहोगे, नहीं। अगर वो ज्यादा लोगे तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर होते हैं भाई। फैट कंटेंट तुम्हारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा पेट निकल आएगा भाई, है ना? तुम्हारे अंदर फैट बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा, उसकी वजह से अलग डिसऑर्डर्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं फैट की फॉर्म में। जो अपने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितनी अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो तो यूटिलाइज हो जाते हैं। बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फैट और फैटी एसिड्स में, और उन्हीं में स्टोर, उन्हीं के थ्रू स्टोर किया जाता है। तो उसकी वजह से अपना बॉडी वेट बढ़ता है। अपने बॉडी में क्या होगा भाई? बॉडी वेट बढ़ेगा और अपनी बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अपन मोटे हो जाएंगे, और मोटे होने से भी ओबेसिटी हो जाएगी, तो ओबेसिटी से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। सिमिलर वे में अपन प्रोटीन की बात करें, ठीक, अपनी डाइट में सबसे ज्यादा कंटेंट जो होना चाहिए, देखो तीनों का कंटेंट जो है स्पेसिफिक होता है, लेकिन अपनी डाइट में तीनों का कंटेंट एक बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए हमेशा।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए और प्रोटीन्स भी होने चाहिए। तीनों का जो कंटेंट है ना एक बैलेंस्ड होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, फैट्स का कम होता है और प्रोटीन का भी काफी ज्यादा कंटेंट होना चाहिए अपनी डाइट में। अगर प्रोटीन कंटेंट अपनी डाइट में कम रह जाएगा तो दिक्कतें क्या होती हैं भाई, डिसीज हो सकती है बहुत सारी। दूसरा, प्रोटीन जो है अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है अपनी बॉडी में, अपन को जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तुमने देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स को भी देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स मसल्स वगैरह गेन करते हैं। भाई मेरा और एक बॉडी बिल्डर का वेट लगभग सेम होगा, भाई मेरा 70 kg है, तो एक मेरे बराबर का, मेरी एज का, मेरी हाइट का जो बॉडी बिल्डर है उसका वेट भी 62 68 70 kg के आसपास ही होगा। ठीक है, लेकिन उसकी मसल्स ज्यादा, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटीन इनटेक हाई है, वो प्रोटीन ज्यादा लेता है और प्रोटीन को प्रॉपर यूटिलाइज करता है, वो एक्सरसाइज करके प्रोटीन को प्रॉपर यूटिलाइज करता है वो, तो इसलिए उसका जो है, उसका जो लुक है वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, उसकी बॉडी मुझसे ज्यादा अच्छी दिखेगी। समझ में आया? तो सारी चीजें जरूरी है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को तुम अवॉइड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, डेफिशिएंसी क्या होती है भाई? बोलो, डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी के बारे में बताओ, व्हाट इज डेफिशिएंसी? किस चीज का लैक? लैक ऑफ समथिंग मतलब क्या? भाई मेरे पास कार नहीं है तो आई एम लैकिंग ऑफ कार, तो भाई डेफिशिएंसी हो गई मुझे। बोलो, मेरे पास कार नहीं है तो भाई वो क्या डेफिशिएंसी होगी भाई? मेरे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, मेंशन नहीं है कोई, मुझे महल में रहने का शौक है, मेरे पास महल नहीं है, तो वो क्या डेफिशिएंसी होगी? lack of nutrition is called as deficiency, exactly. lack of nutrition, lack of nutritions और minerals और vitamins और anything जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उसकी कमी जो होगी, उसकी लैगिंग होगी, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे भाई? डेफिशिएंसी बोलेंगे। देखो अब, द इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड्स प्रोटीन एनर्जी malnutrition। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है वो होता है प्रोटीन एनर्जी malnutrition। मींस कि जो प्रोटीन से मिलने वाली हमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी का अगर हमारे अंदर मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। लिखूं यहाँ पे, हिंदी में लिखूं क्या? कुपोषण। ठीक है, कुपोषण को हम क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन। तो अगर हम प्रोटीन कम ले रहे हैं तो हमारे अंदर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेल न्यूट्रिशन, फैट्स कम ले रहे हैं तो फैट्स मेल न्यूट्रिशन। तो तुम्हें एक चीज बताऊं, कार्बोहाइड्रेट का मेल न्यूट्रिशन अपने अंदर नहीं होता, क्योंकि कार्ब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, अपन कुछ भी खाते हैं तो अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है। ठीक है, सिमिलर वे में जैसे बनाना वगैरह अपन खाते हैं तो उससे अपन को फैट भी मिल जाते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के लिए पर डे में 30 ग्राम फैट जरूरी है और अपन उससे ज्यादा ही लेते हैं हमेशा। ठीक है, अपन जो रोटियों पे घी लगाते हैं ना, वो घी भी 30 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो अपन उससे ज्यादा भाई, फिर अपन सब्जियां फ्राई करते हैं भाई, वेजिटेबल्स को फ्राई करते हैं भाई। और तुम लोगों के स्पेशली भाई महाराष्ट्र में मैंने देखा है, जलगांव वाली बेल्ट में तो बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं। ऑयल तो इतना खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल, मिर्च, मसाले बहुत ज्यादा खाए जाते हैं तुम्हारे वहां। तो भाई तुमको कभी भी भाई फैट की कोई कमी तो होनी नहीं है, उल्टा फैट तुम्हारे अंदर एक्सेस में ही मिलता है। ठीक है, कमी जो आती है मेनली वो आती है प्रोटीन की सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंडियन डाइट जो है प्रोटीन में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। प्रोटीन की इंडियन डाइट में बहुत कमी होती है। हम सुबह नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत कम होता है। जैसे हम दाल खाते हैं, दाल अगर कोई डेली खाता है तो उसको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है। ठीक है, लेकिन दाल डेली नहीं खाते अपन लोग। ठीक है, भाई जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोटीन की। नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन वगैरह खाते हैं, उससे उनको प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन अपने यहाँ चिकन वगैरह भी कोई डेली नहीं खाता। क्या तुम में से कोई है जो नॉन वेजिटेरियन डेली खाता हो? बोलो जल्दी से, क्या तुम लोगों में से कोई नॉन वेजिटेरियन डेली खाता है क्या?
ठीक है, नॉनवेज डेली खाता है, और स्पेशली अपने यहाँ तो वेजिटेरियन फैमिलीज ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, तुम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, लेकिन लेकिन वही नॉनवेज डेली नहीं खाते। ठीक है, तो अपनी इंडियन डाइट इस वजह से प्रोटीन में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होती है, और उसी की वजह से अपने अंदर प्रोटीन का मेल न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो उस प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन को अपन प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, पैम बोलते हैं, PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ये मेनली दो तरीके का है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरासमस। ठीक है, ये दोनों ही डिसीज जो है क्या है, प्रोटीन की कमी से होती हैं अपनी बॉडी में। ठीक, अच्छा, और ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं। अगर बच्चों के फूड में प्रोटीन कंटेंट सही नहीं होगा तो बच्चों को जल्दी होती है ये डिसीज। क्वासियोरकर और मरासमस होती क्या है, देखो इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है मैंने। देखो, क्वाशियोरकर में क्या होगा कि हेयर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन मीजरेबल होते हैं, मतलब उनकी शक्ल देखोगे तो अजीब से दिखते हैं, है ना। अंडर वेट होते हैं भाई। ये सारे के सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं क्वासियोरकर के। डिफरेंस पूछा जाता है भाई क्वासियोरकर और मरासमस में, इसलिए तुमको बता रहा हूं। ठीक, यूजुअली अंडर वेट होते हैं ये। मून फेस होता है, मून फेस का मतलब समझते हो, जैसे मून लाइक फेस हो जाता है उनका। मून फेस तुमको कैसे बताऊं, वाइटिश वाइटिश फेस हो जाता है उनका, आंखें धसी हुई होती हैं, छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं, जैसे चाइनीज का मंगोलियन होते हैं ना, मंगोलियन का जैसा फेस होता है उस तरीके का फेस हो जाता है इनका। तो मून फेस होता है इनका। ठीक है, थिन मसल्स, मतलब मसल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, पतले दुबले पतले एकदम स्किनी से दिखेंगे, मसल्स बहुत ज्यादा थिन होंगी। ठीक है ना, थिन मसल्स होंगी। फैट प्रेजेंट होगा, जैसे पेट में फैट प्रेजेंट है, थाइस पर फैट प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी जगह फैट प्रेजेंट होगा, मतलब तुम देख करके इनको पतला भी नहीं बोल पाओगे, लेकिन मसल्स इनके बहुत ज्यादा वीक और थिन होते हैं, और फैट बहुत प्रेजेंट होता है इनके। पेट वाइट निकला हुआ होगा, थाइस भी हो सकता है मोटी मोटी हो, टांगे पतली होंगी। ठीक है, उसके अलावा जो इनके पैर होंगे, इनके पैर पे ओडीमा होगी, सूजन को बोलते हैं ओडीमा। ठीक है, स्किन में जगह जगह धब्बे पड़ रहे होंगे, स्किन चेंज हो जाती है। ठीक है, वाइटिस धब्बे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो जो क्वाशियोरकर के जो पेशेंट है उनके अंदर ये सारी हेयर चेंज होगा, मिजरेबल एक्सप्रेशन होंगे, मून फेस होगा, मसल्स थिन होंगे, लेकिन फैट प्रेजेंट होता है उनके अंदर। ठीक है, ओडीमा होगी भाई, उनके हाथ पैरों पे सूजन रहती है, और स्किन भी उनकी चेंज हो जाती है। अब अगर अपन बात करें भाई क्वाशियोरकर के बाद अपन बात करें मरासमस डिसीज की। मरासमस डिसीज क्या होता है भाई, ठीक है, हेयर उनके नॉर्मल रहते हैं, मरासमस डिसीज वालों की क्या, हेयर तो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, उनका अगर तुम फेस देखोगे ना, बच्चों का भी अगर तुम फेस देखोगे तो वो बूढ़े लगते हैं, बुड्ढों जैसे लगते हैं वो, उनका फेस ऐसे झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाता है उनका फेस, है ना। तो मेन डिसीज मेन डिफरेंस है इसमें, जो मरासमस और क्वाशियोरकर में मेन डिफरेंस क्या है भाई, एक तो ये हो गया फेस का लुक कैसा होता है उनका। ठीक है, मरासमस के जो पेशेंट होते हैं उनके फेस का लुक कैसा होता है, ओल्ड मैन जैसा, और जो क्वाशियोरकर के पेशेंट होते हैं उनका फेस कैसा होता है, मून फेस होता है। ठीक है, मसल्स दोनों के ही थिन होते हैं, इनके अंदर फैट भी बहुत कम होता है, ये हाईली स्किनी होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, फैट भी कम होता है। और लास्ट चीज कि भाई मरासमस में क्वाशियोरकर में क्या था, ओडीमा थी, इनके अंदर ओडीमा प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इनको जो है सूजन नहीं होती इनकी बॉडी पे। समझ में आया, बोलो जल्दी से, यहां तक समझ में आया। ये क्वासियोरकर है, ये मरासमस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। सारी चीजें समझ में आई। चलो, एब्जॉर्प्शन से लेकर के यहां तक कोई भी जो तुम्हारा क्वेश्चन हो वो बताओ मुझे। नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीडली इसलिए रख रहा हूं मैं क्योंकि अपने को भाई ये चैप्टर जितना ज्यादा हो जाए ना उतना अच्छा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर दूसरे भी हैं, जैसे विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं, उनका मैं तुमको चार्ट दूंगा और थोड़ा सा समझाऊंगा अभी। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ लेते हैं अपन पहले। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो और पढ़ लेते हैं अपन।
डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, किसी ने सुना है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में? कोई बता सकता है कोई नाम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में? बोलो। 5-6 तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर बताने वाला हूँ। बोलो जल्दी से। दो दो एक दो नाम कोई बता सकता है तुम में से? एसिडिटी एज सच कोई डिसऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर के नाम बताओ। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल सही भाई, कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन भी बिल्कुल सही है भाई। कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन बिल्कुल सही, जयेश और आस्था। और चलो मैं बता देता हूँ तुमको, 5 बता रहा हूं मैं। तुमने सबने सुने होंगे, और पांचों डिसऑर्डर के नाम तुमने सुने सुने हैं, सबने सुने हैं। देखो, पहला जॉइंडिस, सुना है जॉइंडिस के बारे में? दूसरा वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, सुना है वॉमिटिंग के बारे में? थर्ड डायरिया, डायरिया कोई छोटी मोटी डिसीज नहीं है ये भाई। अपने यहाँ कोरोना से इतनी डेथ रिपोर्टेड नहीं होती हैं जितनी की भाई डायरिया की वजह से एनुअल डेथ रिपोर्ट है। ठीक है, डायरिया की वजह से डेथ रेट ज्यादा हाई है, कोरोना की वजह से भी नहीं है इतनी, डायरिया की वजह से डेथ रेट ज्यादा हाई है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, और लास्ट है इनडाइजेशन। ठीक है, ये मेन 5 डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के मेल फंक्शन की वजह से होते हैं। हार्ड वन इंडाइजेशन की वजह से होता है अभिषेक। फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं सुना? जॉइंडिस नहीं सुना? पीलिया, भाई जॉइंडिस के बारे में नहीं सुना? पीलिया, यस, पीलिया के बारे में नहीं सुना? जॉइंडिस, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं तुमको। तो ये 5 हैं, ठीक है। चलो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जॉइंडिस के बारे में। ठीक है, क्या होता है जॉइंडिस भाई? किसी को पता है भाई? क्यों होता है जॉइंडिस? क्या रीजन है जॉइंडिस होने का? एनीबडी कैन टेल मी? बोलो जल्दी से। बिल्कुल आस्था सही बोल रही है, पर क्यों होती है? बॉडी गेट्स येलो, बट क्यों हो जाती है येलो? कोई अपने मतलब हल्दी लगा जाता है क्या भाई? जैसे शादियों में लगती है हल्दी, उस तरीके से कोई हल्दी लगा जाता है क्या? हल्दी से भी पीले हो जाते हैं अपन तो। हाँ, हल्दी लगा के जाता है क्या कोई? अगर कोई हल्दी लगा के चला जाएगा तो इसका मतलब तो वो तो सिंबल ऐसा होता है ना कि शादी का सिंबल है भाई, कि शादी होने वाली है इसलिए हल्दी लग रही है। चलो मैं बताता हूँ, देखो। जॉइंटिस ये जो अपनी डिसीज रिलेटेड है, अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? मेल फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर के मेल फंक्शन की वजह से होती है। तुम्हें पता है लिवर में बाइल जूस जो होता है अपना, बाइल जूस में दो चीजें होती हैं भाई, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दो पिगमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो पिगमेंट होते हैं, इसमें स्पेशली बिलिरुबिन जैसा पिगमेंट जो होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट जो है ब्लड में, उसका परसेंटेज हो जाता है हाई। ठीक है, बिलिरुबिन जो है ब्लड में बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? बॉडी अपनी येलो येलो दिखने लग जाती है। ये स्किन अपनी क्या हो जाती है? येलोनेस ऑफ स्किन।
क्या होगा भाई, बिलीरुबिन अपना जो है लिवर लिवर का मेल फंक्शन हुआ, लिवर ने सही से काम कर नहीं किया, या फिर लिवर जो है बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनाने लग गया, बाइल पिगमेंट बनाने लग गया, तो वो बाइल बाइल पिगमेंट जो है स्पेशली बिलीरुबिन ब्लड में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ब्लड में उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में जब उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो बिलीरुबिन जो होता है येलो कलर का होता है, तो उसकी वजह से अपनी स्किन येलो दिखने लग जाती है, दैट कॉजेज येलोनेस ऑफ स्किन, अपनी स्किन जो है येलो येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से अपनी येलो येलो स्किन हो जाएगी, और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं भाई, जॉइंटिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपन देख करके बता सकते हैं कि कहीं कोई इंसान अगर उसकी स्किन येलो येलो हो रही है तो अपन देख करके बोल सकते हैं कि भाई इसको लिवर इन्फेक्शन है, इसके लिवर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसको मेल फंक्शन ऑफ लिवर हो रहा है, इसके लिवर में कोई ना कोई गड़बड़ है, लिवर इन्फेक्शन है इसको। भाई काविल मैं नहीं जानता भाई, काविल क्या होता है भाई, पीलिया बोलते हैं जॉइंटिस को। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरी दूसरी चीज, दूसरी डिसीज की बात कर लेते हैं अपन अब। दूसरी डिसीज कौन सी है भाई, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्या होती है भाई, वॉमिटिंग क्या होती है भाई, वॉमिटिंग कोई डिफाइन कर सकता है। इनडाइजेशन अलग चीज है भाई, इनडाइजेशन अलग चीज है। ये इनडाइजेशन नहीं है। देखो वॉमिटिंग में क्या होता है कि अपना जो स्टमक है, स्टमक से अपना वो जो खाना है ना वो वापस आ जाता है लौट करके। ठीक है, वाल्व्स जो है उल्टे काम करने लग जाते हैं, और इंडाइजेशन में वो खाना वापस आने लग जाता है, और वापस आकर के अपने मुंह से निकल जाता है। ठीक है, जब अपने अपने स्टमक से वो खाना जो है वापस आकर के अपने मुंह से बाहर आ जाता है, वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जब अपने मुंह से बाहर आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, वॉमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। थ्रू माउथ। अच्छा, अपने वॉमिट सेंटर जो होते हैं वो अपने मेडुला में होते हैं। वॉमिट सेंटर आर, है ना, मेडुला क्या होता है, अपने ब्रेन का पार्ट है, यहाँ होता है पीछे की तरफ, पीछे जो है ना, पीछे यहाँ पे गड्ढा गड्ढा सा देखो, अपने पीछे की साइड हाथ लगाओ अपने सर पे, तो यहाँ पे तुमको गड्ढा गड्ढा सा फील हो रहा है ना, वो गड्ढा गड्ढा उधर क्या है, मेडुला होता है उधर। ठीक है, उस गड्ढे के ऊपर क्या होता है, मेडुला होता है। तो मेडुला जो है, इसके रिफ्लेक्स एक्शन जो वॉमिट सेंटर जो है मेडुला में होते हैं, मेडुला कंट्रोल करता है। मतलब अगर अपन ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया जो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर अपन ने कुछ पॉइजनस खा ली, पॉइजनस मतलब पॉइजनस मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है ना, पॉइजनस फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग में भी उल्टी होती है। भाई कुछ लोग जहर खा लेते हैं तो जहर खाने के बाद भी उनको उल्टी होती है। तो ऐसी कोई भी चीज अगर अपन ने खा ली है, तो अपना मेडुला क्या करता है कि उस चीज को जो है स्टमक को सिग्नल भेजता है कि उस चीज को भाई वापस रिवर्स पेरिस्टालसिस के थ्रू वापस निकाल दे। तो रिवर्स पेरिस्टालसिस के थ्रू वो चीज अपने मुंह से वापस निकलती है। तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग। समझ में आया, वॉमिटिंग के बारे में समझ में आया। हाँ, रिवर्सल ऑफ पेरिस्टालसिस, बिल्कुल, पेरिस्टालसिस के रिवर्सल की वजह से वॉमिट होती है। आया समझ में, वॉमिटिंग समझ में आया। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं, वॉमिटिंग के बाद अपन बात करते हैं, टाइम क्या हो गया यार, अगली क्लास भी है मेरी, 2 बजने वाले हैं अभी तो टाइम है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डायरिया की। डायरिया क्या होता है, अब यार आगे मेरे पास जगह नहीं है, चलो यहाँ करा देता हूँ, डायरिया क्या होता है।
DIARRHOE। डायरिया क्या होता है भाई? डायरिया क्या होता है भाई? डायरिया बताओ। देखो डायरिया क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है जनरली। इसमें होता क्या है कि तुम लोगों को पता है कि भाई अपनी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन वाला जो पोर्शन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से वाटर, कुछ मिनरल्स, विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन करता है। यही होता है भाई। अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं भाई। भाई यही होता है कि नहीं होता? बोलो। जो अपन अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी लार्ज इंटेस्टाइन क्या बना देती है? सेमी सॉलिड बना देती है। ठीक है। सेमी सॉलिड बना देती है। पहले वो क्या होता है? लिक्विड होता है एकदम। पहले तो वो एक लिक्विड होता है। फिर उसमें से वही वाटर को एब्जॉर्ब कर करके उसको क्या करती है? सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अब क्या होता है डायरिया में? क्या होता है कि अपनी लार्ज इंटेस्टाइन जो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, भूल जाती है वाटर एब्जॉर्ब करना बेचारी। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपना जो फीकस जो होता है उसमें वो भी एकदम बिल्कुल पतला हो जाता है, वो बिल्कुल लिक्विडिफाई हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल लिक्विडिफाई हो जाता है वो। ठीक। और उसकी वजह से अपने फीकल मैटर में वही वो बिल्कुल लिक्विड निकलता है। उस पानी के साथ साथ अपनी बॉडी के सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अपने को क्या हो जाता है भाई? डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? डायरिया। ठीक है। नॉर्मली डायरिया को अपन बोल सकते हैं, दस्त जो लग जाते हैं उसको अपन डायरिया बोलते हैं। समझ में आया? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं अपन? ओआरएस लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। देखो क्या होता है कि अपनी बॉडी, तुम चाहे कितना ही पानी पी लो, ठीक है, तुम चाहे कितना भी पानी पी लो, वो पानी अपनी बॉडी में, अगर अपने को डायरिया हो गया है तो अपनी बॉडी में पानी रुकता नहीं है। अपन पानी पिएंगे वो पानी फीकस की फॉर्म में अपनी बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है। बार बार भाई, बार बार टॉयलेट जाओगे तुम लोग और बार बार वो पानी पानी निकल जाएगा पेट में से। होता क्या है कि अपना जो सॉल्ट का बैलेंस है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी फ्लूइड में जो सॉल्ट का बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। अपनी बॉडी में वाटर को बाइंड करने के लिए सॉल्ट्स रहते हैं, आयंस रहते हैं। ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? अपनी बॉडी में वाटर को बाइंड करने के लिए सॉल्ट से आयंस रहते हैं। तो क्या होता है डायरिया में? वाटर तो डिस्चार्ज होता ही होता है बॉडी से, साथ ही साथ वो आयंस भी निकलने लग जाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं भाई? ओआरएस लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो वो पाउडर आता है, उसको पानी में घोल करके लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपनी बॉडी में जो सॉल्ट्स का बैलेंस है वो वापस से रीएस्टेब्लिश होता है। उसकी वजह से क्या होता है भाई? सॉल्ट का रीबैलेंस होता है, सॉल्ट रीबैलेंस होता है तो अपनी बॉडी में पानी भी रुकने लग जाता है। फिर अपने को अपने जो डिफिकेशन होता है उसमें केवल पानी पानी नहीं निकलता, और धीरे धीरे अपन सही हो जाते हैं। समझ में आया? बोलो जल्दी से। ठीक है ना? तो डायरिया क्या होता है भाई? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। क्लियर है? डायरिया में क्या होगा भाई? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं भाई? ओआरएस लेकर के। ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में अपन बोलते हैं कब्ज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपन जैसे अगर अपने फूड, जैसे अपन खाना वाना खाते हैं, अगर अपना वाटर इनटेक कम है तो क्या होता है कि अपन एक तो पानी कम पी रहे हैं। फिर क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाता है तो उसमें से पानी और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। पहले ही अपने फूड में पानी कम है और लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया? और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो सेमी सॉलिड की जगह है, वो जो स्टूल जो होता है, जो फीकस जो होता है अपना, वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सॉलिडिफाई होने की वजह से उसको डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा लगता है जैसे पेट में कुछ भर गया है, एनी टाइम ऐसा लगता है भरा भरा पेट। कभी कभी हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, है ना? तो क्या होता है? ऐसा लगता है ना जैसे पेट भर गया है, गैस बनने लग जाती है पेट में।
ठीक है, ऐसा लगता है ना कि पेट एनी टाइम, गैस तो चलो ना बने भी नहीं बने, लेकिन ऐसा लगता है ना पेट एनी टाइम भरा भरा, अच्छे से फ्रेश नहीं हुए हैं, एनी टाइम ऐसा लग रहा है कि भाई पेट भरा हुआ है ना, दर्द होता रहता है पेट में। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन भी लिख दूं, है ना, उसमें क्या होगा, द फीकस इज रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एंड द बाउल।